आप सभी का आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी अधिसूचना को जारी कर दिया है और अपना प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको पैट के नाम से जानते हैं, उसके फॉर्म भरवा लिए हैं। तो इसको लेकर के बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह भी है, क्योंकि लंबे समय से नौकरियों का इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे। तो इसको लेकर के काफ़ी उत्साह भी है और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डर भी है, क्योंकि बहुत ही कम समय, लगभग ये मान लीजिए आपको 40 दिन का समय दिया गया है तैयारी करने के लिए। तो इतने कम समय में ये बेहतरीन तैयारी जो कि आपके पैट को क्वालिफाई करवा दे, कैसे की जा सकती है। तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वाले वीडियो में। आगे बढ़ते हैं तो इसके सिलेबस पे एक नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम आपको बताएंगे इस वीडियो का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे भूगोल जो कि भारत और विश्व की दोनों के लिए यहाँ पर दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको काफ़ी टॉपिक जो हैं ओपन करके बता दिए गए हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान के बारे में ये लिख दिया गया है कि प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान से 5 सवाल आएंगे। तो काफ़ी डिटेल्ड और बेहतरीन सिलेबस आपको यहाँ बताया गया है। तो सिलेबस को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस बिल्कुल क्लियर है, एक एक टॉपिक बताया गया है। बस अगर ज़रूरत है तो वो ज़रूरत प्लानिंग के साथ तैयारी करने की है। अगर आप 40 डेज़ पूरी प्लानिंग के साथ लग जाते हो तो ये एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा बड़ी आसानी से, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अब इसमें एक सेक्शन है अपना मैथ्स का, बच्चों को उसको लेकर के बड़ी समस्या हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, 2 सेक्शन हैं इसमें, आप ये देख सकते हैं। ये रीजनिंग है आपका, यहाँ पे देख लीजिए रीजनिंग है ये, और रीजनिंग आपका 5 नंबर का है। तो 5 नंबर में उन्होंने ये देखिए लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट और सिटिंग ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, घड़ी कैलेंडर, समूह से भिन्न ऑड वन आउट, एजप्शन एंड रीजंस, कोडिंग डिकोडिंग, और आपका निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण कह सकते हो। ये कुछ टॉपिक आपको बताए गए हैं जो कि 5 नंबर का रीजनिंग अपना रखता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करें तो मैथ्स के बारे में बच्चों को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न है कि मैथ्स का क्या सीन है। तो मैं बता दूं कि मैथ्स में चैप्टर वाइज जो है वो आपके 5 नंबर हैं, बाकी के 20 नंबर जो हैं वो यहाँ से आपके आएंगे, 10 नंबर ये वाले और 10 नंबर ये वाले। आपको ग्राफ दिया जाएगा, 2 ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, हर किसी में 5 सवाल होंगे। तो आपके क्वेश्चन बन गए 10 अगर क्वेश्चन बन गए तो 10 नंबर के होंगे। ऐसे ही टेबल भी हैं, वो आपकी 2 आएंगी और उनमें भी लगभग 5 सवाल होंगे एक में। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, 10 क्वेश्चन के 10 नंबर हो जाएंगे। और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी, ये वाली 1/4 की अंक कटौती है, नेगेटिव मार्किंग है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये आप देख सकते हैं कि टोटल आपका 25 नंबर का जो है इसमें मैथ्स आएगा। और मैथ्स का लेवल क्या होगा, तो इस वाले वीडियो का उद्देश्य यही है कि हम आपको मैथ्स के लेवल के बारे में समझा सकें कि जो पैट का मैथ्स का लेवल है वो कैसा आने वाला है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, एक एक सवाल को समझिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो लेवल है मैथ्स का, ना इससे ऊपर जाएगा ना इससे नीचे जाएगा। यही एक लेवल मेंटेन करके आपको रखना है मैथ्स का। तो आपका बड़ा आराम से ये 25 नंबर आपके पक्के हैं, मतलब थोड़ी सी मेहनत, बहुत थोड़ी सी मेहनत, और 25 मार्क्स आपके पक्के हैं 100 में से। आप समझ रहे हो ना। एक ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपका किसी पेपर के अंदर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो, अंक की कटौती हो, तो उस केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके लिए एक एक अंक मायने रखता है। और तो उस केस में आपको थोड़ी सी मेहनत में, क्योंकि आपके 5 नंबर चैप्टर वाइज हैं, चैप्टर को डिटेल में पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये जो 20 नंबर हैं वो बहुत ही कम मेहनत में, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, बहुत कम मेहनत में इसको सीख जाओगे। आगे बढ़ते हैं तो देखिए चैप्टर वाइज सवाल कैसे आने हैं, जैसे कि ये आपका आ गया, तो इसको सॉल्व करना है। ये एक मॉडल पेपर है पूरा मॉक टेस्ट टाइप का, तो इसको आपको समझना है कि किस प्रकार का लेवल आपका आने वाला है। तो इसको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जो पूर्ण संख्याएं हैं इनको आप पहले ऐड कर लीजिए। तो पूर्ण संख्याएं 1 1 2 1 1 1 और 1, इनको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 2 1। अच्छा,
अब देख लीजिए हाफ ये है, हाफ ये है, हाफ ये है और हाफ यहाँ पे है। अगर 4 टाइम्स हाफ को हम ऐड करेंगे तो वो कम्प्लीटली 2 बनाएगा। कितना बनाएगा? 2 बनाएगा। जब हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो 1 2 3 7 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 2 3 8 7 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ा आसानी से इसको भी किया जा सकता है। 1024 का रूट है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक सैंपल है कि इस प्रकार का ही पेपर का पैटर्न रहने वाला है। बहुत सोच समझ के बनाया गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें हमें बताया गया है रूट 1024 का जो रूट होता है, वर्गमूल होता है, वो 32 है, तो अन्य का बताना है। तो सबका ही 32 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ही 32 के हैं। बस दिक्कत अगर है तो वो हमें पॉइंट की है, तो उसको कैसे डील करना है। इसमें कोई पॉइंट नहीं, हम भी हमारे आंसर में कोई पॉइंट नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसमें 2 डिजिट के बाद है, तो वर्गमूल करते टाइम पे यानी कि स्क्वायर रूट करते टाइम पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाता है। और इसमें कितने हैं? 6 के बाद, तो हमारे आंसर में 3 के बाद आ जाएगा। तो हमें 32, 3.2 और 0.032 को ऐड करना है। 23253। चलिए आंसर हो गया 35.232। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 3 फॉर्मूले होते हैं, आप अभी से लिख लीजिए, आगे आपके पेपर में बहुत काम आने वाले हैं। कि n प्राकृत संख्याओं का औसत, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? n+1/2। इसी तरीके से n सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? n+1। इस तरीके से m विषम मतलब ऑड, उनका क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा सिर्फ n। ये 3 फॉर्मूले आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो तीनों फॉर्मूले बड़े अच्छे से आपको याद करने हैं। तो ये 40 संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 40 + 1/2, ये हो गया हमारा 41/2 यानी 20.5। हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है x का x% 81 है, तो x का मान क्या होगा? तो x का x% हम ऐसे लिखेंगे और वो इक्वल है 81 के, तो यहाँ से x² बराबर हो जाएगा हमारा 8100। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो √8100, जो कि 81 का होता है 9 और 2 जीरो का 1 जीरो। आंसर हमारा हो जाएगा 90। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका लेवल है, आप देख रहे होंगे बड़े आसानी से कि इसमें थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रहना है, आपको बिगनर नहीं रहना है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको प्रैक्टिस की तो ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये 25 क्वेश्चन जो हैं आपके बड़ी आसानी से हो जाएंगे। ये 25 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए। अगला सवाल है कि 2 की पावर n - 1 + 2 की पावर n+1 = 160। तब n की वैल्यू क्या होगी? इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे, और कॉमन हमेशा कम वाले को लिया जाता है, तो n - 1 कॉमन लिया जाएगा क्योंकि वो कम है। तो 2 की पावर n - 1 हमने कॉमन ले लिया। जब वहाँ से पूरा कॉमन चला गया तो वहाँ 1 रह जाता है। और अगर यहाँ पे देखेंगे ये n+1 था, ये n - 1 था, तो n - 1 और n+1 के बीच में जो गैप है वो 2 का गैप है, तो 2 की पावर 2 = 160 हो जाएगा। यहाँ से 2 की पावर n - 1 और इसको आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो 5 आएगा = 160। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे 2 की पावर n - 1 तो 160/5, 2 की पावर n - 1, ये इसको कैंसिल करेगा 32 टाइम्स। यहाँ से अगर इस 32 को लिखें 2 की पावर n - 1, इसको 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है। अब बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से n की जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारी 6 निकल के आएगी n की वैल्यू। ऑप्शन नंबर वी इज़ द राइट आंसर। तो इस प्रकार का लेवल जो है वो आपका रहने वाला है। ये 5 सवाल आपके चैप्टर में से आएंगे। वो चैप्टर मैंने आपको पीछे दिखा दिए थे, कौन कौन से चैप्टर हैं मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से। मैथ्स के जो 5 चैप्टर हैं वो ये जो चैप्टर आने वाले हैं 5 क्वेश्चन, वो पूर्ण संख्याएं, भिन्न एवं दशमलव से आएगा, परसेंटेज से आएगा, अंकगणितीय समीकरणों से आएगा, वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से आएगा, घातांक एवं घात यानी कि आपका इंडाइसिस एंड सर्ट्स से आएगा,
और एवरेज से आएगा। ये आपके कुछ टॉपिक हैं जो 5 नंबर के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की जा सकती है अगर आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे हिसाब से 30 दिन बहुत ज़्यादा है। 30 दिन की तैयारी आपकी मैथ्स का लिए जो आपके 25 क्वेश्चन है, 30 दिन की तैयारी पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन ये है, क्योंकि इस टाइप के सवाल आपका 20 नंबर का वेटेज रखते हैं और ऐसी कोई परीक्षा अभी तक तो नहीं देखी जिसमें इस प्रकार के खास प्रकार के सवालों का वेटेज इतना ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा नंबर रखते हो इस प्रकार के सवाल। तो ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ। चलिए, अब इनमें क्या होता है, इस टाइप के जो सवाल हैं इसको पाई चार्ट नाम दिया जाता है। पाई चार्ट, पाई चार्ट दरअसल क्या होता है कि किसी भी डाटा को, कोई भी आपको मान लो जानकारी दी गई है, कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको एक वृत्त के रूप में दर्शाने की जो प्रक्रिया है वो पाई चार्ट कहलाती है। कि किसी चीज़ का हिस्सा कितना है तो वो आप इतने हिस्से को आपने मान लो ये 10% इसको ऐसे दिखा दिया, इसको मान लो ये 5% ऐसे दिखा दिया, ये खाने का खर्चा है, ये किराया है, ये कपड़े का खर्चा है। इस तरीके से जब दिखाते हैं किसी चीज़ को वृत्त के अंदर तो पाई चार्ट कहलाता है। पाई चार्ट बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, बात को समझते जाना साथ ही साथ। पाई चार्ट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वो वाले जो परसेंटेज में चलते हैं, और नंबर वो जो डिग्री में चलते हैं, जिसमें एंगल दिए जाते हैं। जैसे कि इस वाले में हमें डिग्री दिया गया है, एंगल दिया गया है। जैसे ये 65 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री, 100 डिग्री, इस प्रकार से दिया गया है। इस केस में पूरे सर्किल की वैल्यू जो होती है वो 360 डिग्री होती है। अगर ये परसेंटेज में दिया जाता है तो पूरे सर्किल की वैल्यू 100% होती है। इन 2 बातों का बड़ा ध्यान रखना है, उसके बाद इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि विज्ञान के 2000 छात्रों को प्रवेश मिला हो तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है। विज्ञान में अगर 2000 छात्रों को प्रवेश मिला हो तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है, ये पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले ढूंढेंगे कि विज्ञान का डिग्री कितना है। तो यहाँ पर बताया गया कि 100 डिग्री की वैल्यू जो है वो 2000 है। तो 100 डिग्री जिसकी जो वैल्यू होती है वो उसी को काटती है। 100 डिग्री की वैल्यू 2000 है, हम निकाल रहे हैं 360 डिग्री की वैल्यू। जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको मल्टीप्लाई में रखना होता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया, 36 का 2 में मल्टीप्लाई 72 हो जाएगा, और ये 100 का साइन 2 बार 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 72 100। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि विज्ञान के 2000 छात्रों, सिर्फ विज्ञान में 2000 छात्र हों तो वाणिज्य और विधि के छात्रों की संख्या में क्या अंतर होगा। तो वाणिज्य में 65 डिग्री पे है और विधि में 45 पे है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 20 डिग्री का डिफरेंस है। तो अगर हम यहाँ इस वाले सवाल को हल करना चाहें 7th वाले को, तो इसमें देखेंगे कि 100 डिग्री की जो वैल्यू है, अगर देखें तो इसको ऐसे हल किया जा सकता है कि 2000 जो वैल्यू है वो 100 डिग्री की है, और हमसे पूछा जा रहा है जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री का है। कितने का, 20 डिग्री का। तो 20 की हम वैल्यू निकाल रहे हैं। जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको इधर लिख लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 दूनी 4, हमारा आंसर हो जाएगा 400। तो ऐसा जो अंतर है इन दोनों के बीच का वो 400 है। बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। कैसे बनाया मैंने, ये 65 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री होगा। तो हम सीधा 20 डिग्री की ही वैल्यू निकाल दी 100 की वैल्यू के कंपेयर करके। यदि विज्ञान में 2000 छात्रों को प्रवेश मिला हो तो विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात कितना होगा। तो विज्ञान के छात्र जो हैं वो 100 डिग्री का वेटेज रखते हैं, और कला के जो छात्र हैं वो 120 डिग्री का वेटेज रखते हैं। अब इसी को अगर हम रेशियो में चाहे बदल सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 5 और ये 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5:6 विज्ञान और कला के छात्रों को लेकर। यदि विज्ञान के 2000 छात्र हैं तो शिक्षा के छात्रों की संख्या कितनी होगी। बड़ा आसान है, जो 2000 छात्र बताए गए हैं वो विज्ञान के बताए गए हैं, और विज्ञान का जो डिग्री है वो 100 डिग्री है। हमसे पूछ शिक्षा का रहे हैं, और शिक्षा का जो डिग्री है वो 30 डिग्री है। यहाँ से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 6 और 00, 6 और 00, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। विद्यालय में सबसे ज़्यादा किस प्रमाण में छात्र पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे किस में हैं। तो आप देखेंगे इस पाई चार्ट के अंदर कि सबसे ज़्यादा डिग्री कौन सा बड़ा है, 120 डिग्री बड़ा है, वो किसके लिए है, कला के लिए है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे कला में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका पहला पाई चार्ट कंप्लीट हुआ, और इसमें 5 सवाल थे। आपने देखा होगा कि सवालों का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, मीडियम लेवल है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। लेकिन मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि इनको करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है। इसको करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत किसी चीज़ की है तो वो है रीडिंग स्किल की।
रीडिंग स्किल से मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस सवाल को इतनी धैर्यता के साथ पढ़ना है, इतने आराम से पढ़ना है कि इसका एक भी शब्द मिस ना हो जाए, और उसके बाद थोड़ी सी अगर ज़रूरत है तो वो है कैलकुलेटिव होने की। आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, जिससे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो आती हैं प्लस माइनस की, उनको आप कर सकें। अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, एक रीडिंग स्किल, दूसरा कैलकुलेटिव होने की क्षमता, तो ये समझ लिए पाई चार्ट के सवाल आपसे बिल्कुल बचने वाले नहीं हैं। चलिए अगला वाला आ जाता है, इसको बोलते हैं ग्राफ। किसी छात्र द्वारा एक परीक्षा में प्रत्येक विषय में 100 अंक प्राप्त अंक दर्शाता है, इसका अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसमें देखोगे कि भूगोल वाला 60 पर जाता है, यहाँ अंग्रेजी वाला 40 पर जाता है, गणित वाला 80 पे जाता है, इतिहास वाला ना 40 पे ना 60 पे, मतलब 50 पे है, ये वाला जो है वो 50 पे है। हिंदी वाला ना 60 पे ना 80 पे, तो मतलब 70 पे है, बीच में है। अब हमसे पूछ लिया गया क्वेश्चन में गणित और इतिहास के अंकों का अनुपात क्या होगा। तो गणित के अंक कितने हैं, गणित के 80 अंक हैं, और इतिहास के अंक कितने हैं, इतिहास के 50 अंक हैं। 80 और 50 का रेशियो निकालोगे तो 8:5 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। कितना आसान सवाल था। अगला पूछ लिया हिंदी और गणित के औसत अंक कितने हैं। तो हिंदी में अंक हैं 70, गणित में अंक हैं 80, तो दोनों को ऐड किया, औसत पूछा है तो 2 का डिवाइड दे दिया, 150/2, आंसर हमारा आ जाएगा 75। इतना आसान है। छात्र ने किस विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो कौन सा विषय जिसमें सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए, देख लीजिए ना कौन सा ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है। 80 वाला जा रहा है, 80 वाला का है, गणित का है। गणित में सबसे ज़्यादा जो है बच्चे ने अंक प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार से इसमें सवाल आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लेवल हाई नहीं रहना, बहुत ज़्यादा लेवल नीचे नहीं रहना, बहुत बेसिक से सवाल आने वाले हैं। बस एक ही शर्त है कि पहले तो सीखना है। अगर नहीं आता है तो पहला काम हमारा सीखना है, और सीखने के बाद दूसरा काम हमारा प्रैक्टिस करना है। अगर हमने ये 2 काम कर लिए तो 100% हमें पेट को क्वालिफाई करने से कोई भी रोक नहीं सकता। कोई ऐसा नहीं है जो पेट को रोक पाए। हम बड़ी आसानी से और बहुत कम मेहनत में इसको पार कर जाएंगे। छात्र ने किस विषय में सबसे कम अंक प्राप्त किए। तो सबसे नीचे स्तर पर कौन सा है, 40 वाला है, जो कि क्या का है, अंग्रेजी का है। तो अंग्रेजी विषय में सबसे कम अंक प्राप्त किए गए हैं। छात्र ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो सभी को जोड़ करके औसत निकाल दीजिए। पहले वाला 60 है, दूसरे वाला 40 है, तीसरे वाला 80 है, चौथे वाला 50 है, उसके बाद अगला वाला 70 है। आप इनको जोड़ दीजिए, 7 5 12 120 और 80, ये आपका टोटल 300 हो गया। और 300 में 5 का डिवाइड लगेगा तो 60 अंक का जो है औसत निकल के आएगा। तो ये पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, यानी कि उसका कुल प्रतिशत अंक जो है वो 60 अंक है। किसी विषय में ज़्यादा तो किसी में कम, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वो 60% माना जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला आपका एक जो ग्राफ है वो ख़त्म हो गया। तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा लेवल हाई फाई नहीं है, बड़ा आसानी से आप कर सकते हो। अगला सवाल आपका आया है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे क्या सवाल आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, और ये थोड़ा सा आपका लेवल जो है वो अप ले करके जाने वाला है। तो चीज़ों को ध्यान से समझिए। 5 नगर हैं PQRST, ये आपको बताया गया PQRST। 5 नगर में रहने वाले व्यक्तियों की फिल्म देखने की आदतों का सर्वेक्षण करने पर प्राप्त परिणामों का संक्षिप्त विवरण नीचे सारणी में दिया है। सारणी में स्तंभ 1 जो फर्स्ट वाला आपका ये बना हुआ है कॉलम, इसमें बताया गया कि उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं। मतलब ये लोग वो हैं जो सिर्फ एक फिल्म देखते हैं, लेकिन इन लोगों की जो संख्या है वो परसेंटेज में बताई गई है। और दूसरे वाले में वो लोग बताए गए हैं जो एक सप्ताह में 2 या उससे अधिक फिल्में देखते हैं। यानी कि ये दोनों लोग मिला करके जो एक टाइप की एक फिल्म देखते हैं वो, और जो दोनों 2 या 2 से अधिक फिल्में देखते हैं वो, दोनों को मिलाकर के चीज़ें 100% होनी चाहिए। अगर पी नगर के 60% लोग यहाँ आ गए तो ये जो 24,000 लोग हैं ये 40% होंगे, सीधी सी बात है। ये 20% अगर आ गए तो यहाँ 80% होंगे, यहाँ जो रखे हैं वो 80% होंगे। अगर वो 85 हैं तो ये 15% होंगे, अगर वो 55 हैं तो ये 45% होंगे, और ये अगर 75 हैं तो ये 25% होंगे। अब हम चाहें तो 100% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 60% की भी निकाल सकते हैं, जैसा हमसे पूछा जाएगा वैसा हम निकालते चलेंगे। लेकिन हमें लगता है अब टेबल आपको आसानी से समझ में आ गई होगी कि एक तरफ हमें नॉर्मल नंबर दे दिया गया और एक तरफ परसेंटेज में चीज़ें दे दी गई। नगर आर में फिल्म देखने वाले
व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं, नगर आर में कितने लोग हैं जो सिर्फ एक फिल्म देखते हैं, तो इसको कैसे निकालोगे कि नगर आर में जो 24,000 लोग दिए गए हैं, जो 24,000 लोग दिए गए हैं, वो लोग 15% लोगों को दर्शाते हैं। कितने लोगों को? 15% को। और हम ढूंढ रहे हैं केवल एक फिल्म देखने वाले यानी कि 85% लोगों को। कितने को? 85। 5 से काट लीजिए, 23 बार कटेगा। 5 से काट लिया, 3 बार कटेगा। ये इससे 8 बार कटेगा। 8 या 24 की 4, हासिल लगी 2, 8 दूनी 16 और 2 18। तो हमारा जो ये 23 टाइम्स नहीं कटेगा, 70 टाइम्स कटेगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 136 और इसका कितना आ जाएगा? 000। तो हमारा जो आंसर है 1,36,000 बन जाएगा। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। फिर से मैं एक बस बता देता हूँ, सिंपल सा है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसमें ये बताया गया है कि जो 24,000 लोग हैं वो 15% के बराबर हैं और हमसे 85% को निकालने को कह रहा है। 5 से काटोगे 17 बार कटेगा, 5 से काटोगे 3 बार कटेगा, ये इसको काटेगा 8 बार कटेगा, 8 जिसको काटे 136 हो जाएगा और 000। तो इतने लोग हैं जो सिर्फ केवल एक फिल्म देखने जाते हैं। बड़ा आसान था। कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है? केवल एक फिल्म देखने वाले लोगों की संख्या अधिकतम हो तो देख लीजिए, इस प्रकार से आप देखो कि 25% हिस्सा ही 80,000 है तो उसका 75% तो और बड़ा निकल के आएगा। लेकिन अगर चाहो तो सबका निकाल लेते हैं ना। तो जैसे हम पी का निकालना चाहें तो पी वाले में जो 24,000 लोग रखे हैं वो 40% को इंडिकेट करते हैं और हमें ढूंढना 60% है। 0 से 0 कट गया, 4 से ये 6 बार कट जाएगा तो ये 36 हो जाएगा। तो 36,000 यहाँ पर जो है 36,000 लोग हैं जो सिर्फ एक फिल्म देखते हैं। दूसरे वाले में अगर देखा जाए आर में, इसमें आर नाम दिया है तो आर का देखेंगे तो आर में जो 24,000 लोग हैं वो 15% को दिखाते हैं। वैसे हम लोग आर का निकाल चुके हैं ऊपर, इसलिए हम इसको नहीं निकालते हैं। तो आर का निकला हुआ रखा हुआ है, हमारा आया था 1,36,000। इसके बाद एस का निकालना है तो एस में जो 27,000 लोग हैं, कितने? 27,000 लोग हैं, वो इंडिकेट करते हैं 45% लोगों को। हम ढूंढ रहे हैं 55% लोगों को। 9 से काटेंगे ये 5 बार कटेगा, 9 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 5 से इसको काटेंगे 11 बार कटेगा तो ये 3,000 और ये 11 तो 33,000। ये हमारा जो आंसर आएगा वो 33,000 आएगा, सिर्फ 33,000। ऊपर वाला 1,36,000 था। टी का निकाल लेते हैं तो टी वाले में जो 80,000 बताए गए हैं वो लोग तो सिर्फ 25% है और हमसे पूछ 75 है। तो ये इसको कैंसिल करेगा 3 टाइम्स तो ये 2,40,000, 2,40,000। तो ये जो है वो 2,40,000 हो जाएंगे। तो सिर्फ एक फिल्म देखने वालों की अधिकतम संख्या कौन सी है? टी के अंदर 2,40,000 लोग बैठे हुए हैं तो टी इज़ द हाईएस्ट, टी। ठीक है, इतनी इस बात क्लियर है। एक रह गया तो चाहो तो क्यू का भी निकाल लेते हैं। तो क्यू में जो 30,000 लोग हैं, 30,000 लोग हैं वो 80% को इंडिकेट करते हैं। हमें निकालना 20% है। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे ये 4 टाइम्स होगा तो ये 7,500 आएगा, ये 7,500 आएगा। टोटल वैल्यू बाद में निकालेंगे, अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो निकालेंगे, नहीं तो ये इतना ठीक है। अगला सवाल ये बोला गया है कि इन नगर में किस नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है? तो इन नगरों में से कौन सा ऐसा जिसमें अधिकतम संख्या है? तो उसके लिए तो 100% चाहिए होगा तो उसको ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि ये 24,000 और 36,000 मिला करके कितने हो गए? 60,000। ठीक है, ये 7,500 और 30,000 मिला कितने हो गए? 37,500। ये 1,36,000 और 24,000 मिला कितने हो गए? 1,60,000। 33 और ये 27 मिला करके कितने हो जाएंगे? 60,000। 2,40,000 और 80,000 मिला करके 3,20,000 हो जाएंगे। 3,20,000, इस पर ध्यान देना इस बात पे। अब पूछा ये फिल्म देखने अधिकतम संख्या किस में है? तो अधिकतम जो है वो टी वाले हैं कि 3,20,000 संख्या उन्हीं की है, वही अधिकतम है।
कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है, सबसे कम किस में है, तो आप देखोगे 60,000, 37,500, 1,60,000, 37,500 जिसमें है वो सबसे कम है, न्यूनतम संख्या वाला है। क्यों था, एक बार देख लेते हैं। 37,500 वाला क्यों था। इसके बाद अगला सवाल है, सब नगरों को में मिलाकर फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं, केवल एक फिल्म वालों को उनको जोड़ना है, तो आप इनको ऐड कर सकते हो सारे लोगों को। 36,000, 7,500, 1,36,000, 33,000 और 2,24,000। एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ। 36,000, 7,500, 1,36,000, 1,36,000। इसके बाद कौन है, 1,36,000 के बाद 33,000 और 2,40,000। इनको आप ऐड कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा आप देख लीजिए। तो इसका आंसर जो है ऐड करने के बाद, अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हो तो इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसको ऐड करने के बाद हमारा आंसर कितना आ रहा है। अगला ये टेबल का सेक्शन है। मैंने अभी ये तीसरा सवाल चल रहा है, लगातार चौथा सवाल चल रहा है दरअसल। तो क्या है इस वाले सवाल में, निम्न तालिका में कंपनी 1999 से 2004 तक कारों के उत्पादन जो हज़ारों की संख्या में दिखाया गया है, तालिका का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला सवाल है, किस वर्ष में पी और क्यू प्रकार की कारों का कुल उत्पादन आर और एस प्रकार की कारों के उत्पादन के बराबर था। तो ऐसी कौन सी वर्ष थी जिसमें पी और क्यू के कारों का उत्पादन, तो पी और क्यू का कारों का उत्पादन यहाँ देखिए 8 और 16 24 हो गया, लेकिन आर और एस में यहाँ 24 नहीं बन रहा, ये 25 बन रहा है। वर्ष 2000 में अगर पी और क्यू का निकालेंगे तो 30 निकल रहा है, आर एस का 30 नहीं निकल रहा है। वर्ष 2001 में 16 और 14 30 होते हैं, लेकिन 16 और 10 30 नहीं होते। वर्ष 2000 में 17, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का जो ऐड है वो 15 और 16 के ऐड के बराबर नहीं आएगा। वर्ष 2003 में अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा 21 और 12 है, 21 और 12 ये 33 बनाएगा। उसी प्रकार से 13 और 20 भी 33 बनाएगा, 13 और 20 भी 33 बनाएगा। तो वर्ष 2003 में पी क्यू का ऐड करना है जो कि 21 + 12 है, आर एस का ऐड करना है जो कि 13 + 20 है। पूछा क्या बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, ये भी 33 और ये भी 33 है। अगला सवाल ये पूछा है, किस वर्ष के सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 1999 से 2004 की अवधि के दौरान कुल उत्पादन के वार्षिक औसत के लगभग बराबर था। तो दो पूरे में देखना है कि औसत हमारा कितना आ रहा है और औसत के आसपास का कौन सा निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। 74, 71, 75, 90, 80, 86 और उसके बाद इसको डिवाइड बाई 6 करना है, क्योंकि ये साइज 6 है ना, 1 2 3 4 6। तो ये हमारा 79 समथिंग कुछ निकल के आएगा। और 79 समथिंग जो है वो 80 को इंडिकेट करता है। तो 80 को इंडिकेट अगर ये कर रहा है तो हमारा जो आंसर है वो 2003 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है 2003 हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर जो है 79 पॉइंट समथिंग कुछ निकल के आएगा। तो ये हमारा लगभग में 80 के बराबर है। और 80 किस वर्ष का है, 80 हमारा 2003 के वर्ष का है, इसलिए आंसर 2003 हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल में, किस प्रकार की कारों का उत्पादन वर्ष 2003 के दौरान सभी प्रकार की कारों के उत्पादन का 25% था। तो 2003 में सभी कारों का उत्पादन कितना हुआ, 80। 2003 में टोटल कारों का उत्पादन हुआ 80 और 80 का 25% प्रकार में ढूंढना है। तो 80 का 25% 20 होता है। तो कौन से प्रकार की कारों का 20 कारों का उत्पादन हुआ, ये देखिए, ये कौन सा प्रकार है, एस प्रकार की कारों का उत्पादन सिर्फ 25% ही हो पाया, इसलिए आंसर जो है ये वाला हमारा सही होगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को दिक्कत होगी। तो अब आपने देख लिया होगा कि ग्राफ के सवाल कैसे आते हैं, टेबल के सवाल कैसे आते हैं और सिलेबस क्या कहना चाहता है। अगर अभी तक आप ये कंफ्यूज थे कि सिलेबस क्या कहना चाहता है और क्या पूछना चाहता है, तो हमें लगता है ये अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला सवाल ये आ गया है, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न सारणी में एक शहर के विभिन्न आयु वर्ग की कुल जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाया गया है, अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, यदि 22 मिलियन लोग 36 वर्ष से कम आयु के हैं, अगर 36 वर्ष से कम आयु के हैं तो इसका मतलब ये है
कि इस वाले के, इस वाले के और इस वाले के, ये देखो सब 36 से कम वाले हैं, इन तीनों का ऐड है वो, इन तीनों का क्या है ऐड, और वो कितने लोग हैं 22 मिलियन लोग हैं। तो 56 से 65 आयु वर्ग के लोग कितने मिलियन होंगे, तो हमसे पूछ लिया है कि इस वाले में कितने होंगे। चलिए, तो हमसे जो बताया गया है 36 वर्ष से कम वाले, तो उसमें 20% लोग भी हैं, 18 कितना लिखा है, हाँ 20% भी हैं, 18.25 भी हैं, 16.75 भी हैं। तो ये अपना एक अलग बन गया, इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 कैरी 1 5 55, ये हमारा जो जब ऐड होगा तो ये 55% बनेगा। 55% की जो वैल्यू है वो 12 मिलियन है 55% की, और हमसे पूछा जा रहा है 12.5% की वैल्यू कितनी होगी। 11 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, इसको कैंसिल करेंगे अपना 25 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 मिलियन हमारा आंसर आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2.5 से कराओगे तो 5 ही हमारा आंसर आएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बताता है कि यदि 46 से 55 वाला ये रहा तथा 16 से 25 आयु वर्ग की जनसंख्या का अंतर इतना हो, 16 से 25 ये रहे, 46 से 55 वाले 15 हैं और 16 से 25 वाले 18.25 हैं, तो इनका डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है कि 3.25% का डिफरेंस है, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से 0.97 मिलियन को दर्शाते हैं। तो 0.975 लोग जो हैं 3.25% लोगों द्वारा दर्शाए जाते हैं। हमसे कुल जनसंख्या पूछी गई है, तो हम चाहते हैं कि इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, 100 का मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब इसमें जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 97.5 अपॉन 3.25 हो जाएगा। इसमें देखेंगे 1 डिजिट के बाद, इसमें 2 डिजिट के बाद, तो इसमें भी 2 डिजिट के बाद हो गया। अब दोनों का हमने कैंसिल कर दिया पॉइंट से पॉइंट, 325, ये इसको 3 टाइम्स कैंसिल करेगा, हमारा आंसर हो जाएगा 13 मिलियन। ये हमारा आंसर हो जाएगा 30 मिलियन, आंसर हमारा सही होगा। तो यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा UPSSC का पैट का एक मैथ्स का मैंने लेवल दिखाने की कोशिश की है कि इसमें मैथ्स का जो लेवल रहेगा वो किस लेवल का रहेगा। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये लेवल आप अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और इसके जो वीडियोस हैं मैं और ज़्यादा कंटिन्यू लाता रहूँगा। बीच बीच में जो भी इम्पोर्टेंट टेबल ग्राफ लगेंगे उनके वीडियोस में बीच बीच में लाता रहूँगा। तो आपको एक काम ज़रूर करना है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर लेंगे, और बाद में अपने दोस्त को इसको अपने ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।